Dear student, welcome you all again in online classes. Now we are going to discuss a very important aspect of the Muslim law, that is inheritance under Muslim law. Sunni law especially we are now going to discuss. अगर हम इनहेरिटेंस की विधि को प्री इस्लामिक पीरियड में देखेंगे तो कुछ 3-4 प्रथाएं जो थी वो प्रचलन में थी। जैसे पहले जो प्रथा प्रचलन में थी वो था रिमोटर एक्सक्लूड नीरर रिमूव रिमोटर का प्रिंसिपल, यानी कि जो निकट के संबंधी होते थे मृतक के, वो दूर के संबंधी को वो एक्सक्लूड कर देते थे। दूसरा जो नियम प्रचलन में था वो ये था कि मृतक के फीमेल को या फीमेल के कॉग्निटिव हेयर्स को वो ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई थी, यानी कि मेल मृतक के जो मेल रिलेटिव थे उसे ही ज़्यादा मान्यता दी गई थी। तीसरा जो नियम ये प्रचलन में था वो था कि जो डिसेंडेंट थे वो एसेंडेंट के ऊपर उसको वरीयता दी गई थी। जैसे मान लीजिए कोई एक मुस्लिम मरता है, मरने के बाद अपने पिता को अपने लड़के को छोड़ के मरता है तो प्रॉपर्टी लड़के को जाती थी, क्योंकि लड़का डिसेंडेंट के रूप में प्रॉपर्टी लेता था, पिता एसेंडेंट के रूप में प्रॉपर्टी नहीं उसको दी जाती थी। चौथा जो नियम था वो रूल ऑफ एफिनिटी, यानी कि विवाह के आधार पर कोई प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी। सारी प्रॉपर्टी रक्त के संबंध के आधार पर दी जाती थी, यानी कि पति के मरने पर पत्नी को, पत्नी के मरने पर पति को उनकी एक दूसरे की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। इन तमाम प्रथाओं के बीच में इस्लाम का उदय हुआ और अब इस्लाम में जो है यानी इनहेरिटेंस के रूल को प्रिस्क्राइब किया गया है और जो उसे हम लोग जो है कुरानिक लॉ के रूप में हम लोग जानते हैं। तो कुरानिक लॉ में इनहेरिटेंस का जो नियम है वो ज़्यादातर प्रिंसिपल क्लास के रूप में 3 लोगों को रखा गया है। पहले कैटेगरीज में जो है वो कुरानिक हेयर्स को रखा गया है, जिसको कि हम लोग शेयर्स भी कहते हैं, और कुरान में इनका हर एक कुरानिक हेयर्स का शेयर जो है वो निर्धारित कर दिया गया है। दूसरा, अगर कुरानिक शेयर में प्रॉपर्टी बचने के बाद प्रॉपर्टी बचती है तो वो दूसरे क्लास में जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिड्यूरीज या एग्नेटिक हेयर्स। जहाँ तक यहाँ पर एग्नेटिक से नाम से ही मतलब है, नाम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ज़्यादातर मेल को यहाँ पर प्रॉपर्टी बढ़ती है। और अगर प्रॉपर्टी उसके बावजूद भी बच जाती है तो फिर तीसरी कैटेगरी जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंट किंडरेड या फिर अट्रीन हेयर्स के रूप में प्रॉपर्टी बचती है। यानी कि ये प्रिफरेंशियल ऑर्डर में है, पहले प्रॉपर्टी कुरानिक हेयर्स में जाएगी, बचेगी तो रेजिड्यूरीज के रूप में या एग्नेटिक हेयर्स के रूप में जाएगी, और उससे बचेगी तो फिर डिस्टेंट किंडरेड के रूप में प्रॉपर्टी जाती है। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि मुस्लिम लॉ में हिंदू लॉ के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन अप्लाई नहीं करता है, बल्कि मुस्लिम लॉ में रूल ऑफ एक्सक्लूजन अप्लाई करता है। रूल ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कि जो पास के रिश्तेदार हैं मृतक के, वो दूर के रिश्तेदार को अपवर्जित कर देते हैं। हिंदू लॉ में हमने देखा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन अप्लाई करता है, मृतक के रिलेटिव के न रहने पर उसके जगह उसके पुत्र और पुत्री को वरीयता दी, पुत्र और पुत्री जो है वो रिप्रेजेंटेशन के रूप में प्रॉपर्टी पाते थे। यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन अप्लाई नहीं करता, यहाँ पर रूल ऑफ एक्सक्लूजन अप्लाई करता है। इन तमाम रूल के बाद अब हम लोग जानेंगे कि कुरानिक हेयर्स के रूप में किसको किसको प्रॉपर्टी पहले मिलती है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो जाती है वो जाती है मृतक के, अगर हस्बैंड मृतक की वाइफ मरती है तो प्रॉपर्टी हस्बैंड को जो है, यहाँ पर एक बात और भी गौर तलब है वो ये है कि प्रॉपर्टी इंक्रीज और डिक्रीज करती है मृतक के चिल्ड्रन के रहने और न रहने पर। अगर चिल्ड्रन रहता है तो प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी, नहीं रहता है तो प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। जैसे अगर मृतक की वाइफ मरती है तो हस्बैंड का हिस्सा होगा 1/4 भाग अगर मृतक का चिल्ड्रन है या चिल्ड्रन ऑफ ए सन है। अगर मृतक का चिल्ड्रन नहीं है या चिल्ड्रन ऑफ ए सन नहीं है तो फिर हस्बैंड का हिस्सा बढ़ के मिलेगा 1/2 भाग इन द अब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन और चिल्ड्रन ऑफ ए सन। उसी तरह से अगर हस्बैंड मरता है तो विडो का हिस्सा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड और चाइल्ड ऑफ ए सन 1/8 भाग, और अगर मृतक का कोई चाइल्ड नहीं है या चाइल्ड ऑफ ए सन नहीं है तो ऐसी स्थिति में विडो का हिस्सा बढ़ के मिलेगा 1/4 भाग। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा कि जब
पत्नी मरती है तो हस्बैंड का हिस्सा होगा 1/4 और 1/2। जब वही हस्बैंड मरता है तो विडो का हिस्सा होगा 1/8 1/4। तो ऐसा क्यों है कि विडो का हिस्सा हस्बैंड की तुलना में कम क्यों है? तो यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि नियम ये है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द मैरिज पत्नी को मेहर की धनराशि के रूप में एक भारी भरकम रकम ऑलरेडी पति पहले से उसे दे देता है। ऐसी स्थिति में हो सकता है यही रीजन हो कि यहाँ पर विडो का हिस्सा कम किया गया, क्योंकि मेहर के रूप में विडो जो है वो ऑलरेडी पति से रकम ले चुकी होती है। तीसरा आइए डॉटर का हिस्सा। डॉटर का हिस्सा होगा, अगर एक डॉटर होगी तो डॉटर का हिस्सा होगा 1/2 भाग मृतक की प्रॉपर्टी में। एक से ज्यादा डॉटर है मृतक की तो सभी मिलकर 2/3 भाग। लेकिन अगर मृतक का सन भी अवेलेबल है, यानी सन भी प्रेजेंट है, तो ऐसी स्थिति में कुरानिक हेयर्स के रूप में डॉटर को हिस्सा यहाँ पर नहीं मिलेगा, बल्कि डॉटर जो है वो क्लास 2 में चली जाएगी, रेजिड्यूज के रूप में उसको हिस्सा मिलेगा। और वहां पर डॉटर का हिस्सा होगा सन की तुलना में आधा, यानी सन डॉटर से दुगना हिस्सा प्राप्त करेगा। उसी तरह से मृतक के पिता को जो है, फादर को, अगर चाइल्ड प्रेजेंट है या चाइल्ड आप सन प्रेजेंट है तो ऐसे स्थिति में फादर का हिस्सा होगा 1/6 भाग। और अगर मृतक का चाइल्ड नहीं है और चाइल्ड आप सन भी नहीं है तो फिर फादर जो है वो रेजिडियरीज के रूप में क्लास 2 में वो हिस्सा प्राप्त करेगा। ट्रू ग्रैंडफादर या ट्रू ग्रैंडफादर को ज्यादातर हम लोग जैसे कि ग्रैंडफादर कहते हैं या ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, HLS यानी हाउ हाई सो एवर, यानी जितने भी ऊपर के फादर रहे वो सभी को हिस्सा मिलेगा। लेकिन तब यहाँ पर नियम रूल ऑफ एक्सक्लूजन अप्लाई करेगा। मृतक के फादर को हिस्सा, मृतक के ट्रू ग्रैंडफादर को हिस्सा तभी मिलेगा जब मृतक का फादर नहीं है। याद रखिएगा, अगर एक मुस्लिम मरता है, मरने के पीछे अपने फादर को, अपने ग्रैंडफादर दोनों को छोड़ के मरता है, तो ग्रैंडफादर का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, हिस्सा मिलेगा सिर्फ फादर को। और ग्रैंडफादर को हिस्सा तब मिलेगा जब मृतक का फादर नहीं है, और फादर नहीं की पोजीशन में वो सारे रूल अप्लाई करेंगे जो कि फादर पर अप्लाई करते हैं। उसी रूप में ट्रू ग्रैंडफादर को हिस्सा मिलेगा। अब आइए मृतक की मदर का हिस्सा। मृतक की मदर को का हिस्सा 1/6 भाग होगा इन प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड ऑफ सन, या फिर 2 ब्रदर और 2 सिस्टर की प्रेजेंस में मृतक का मदर को हिस्सा मिलेगा 1/6 भाग। लेकिन अगर मृतक का कोई चाइल्ड नहीं है, कोई चाइल्ड ऑफ सन नहीं है और मृतक का एक ब्रदर और एक सिस्टर है, ऐसी स्थिति में मदर का हिस्सा होगा 1/3 भाग। उससे ट्रू ग्रैंड मदर को हिस्सा तभी मिलेगा जब मृतक की मदर नहीं है, क्योंकि मदर अगर रहेगी तो रूल ऑफ एक्सक्लूजन अप्लाई कर जाएगा। और यहाँ पर भी जो है ट्रू ग्रैंड मदर का हिस्सा मदर की प्रेजेंस में नहीं मिलेगा। मदर अगर नहीं है तब ट्रू ग्रैंड को मदर को हिस्सा वैसे ही मिलेगा जैसे मदर को मिलता है। उसी तरह से सन्स डॉटर में मृतक की अगर सन्स डॉटर है, एक है तो 1/2 भाग मिलेगा, एक से ज्यादा है तो सभी को मिलाकर 2/3 भाग मिलेगा। और अगर मृतक का सन और लेकिन मृतक के सन्स डॉटर को हिस्सा तभी मिलेगा जब मृतक का ना तो सन है ना तो डॉटर है। फिर मैं ये रिपीट करूंगा, अगर सन होगा या मृतक का डॉटर होगा तो फिर रूल ऑफ एक्सक्लूजन अप्लाई कर जाएगा और सन्स डॉटर को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। सन्स डॉटर का हिस्सा तभी बनेगा जब मृतक का सन नहीं है और डॉटर नहीं है। उसी तरह से फुल सिस्टर, एक मृतक की अगर एक फुल सिस्टर है तो उसका हिस्सा होगा 1/2 भाग, एक से ज्यादा है तो सभी को मिलाकर 2/3 भाग। और अगर मृतक का फुल सिस्टर भी है और ब्रदर भी है तो फुल सिस्टर को कुरानिक शेयर के रूप में हिस्सा न मिलकर रेजिड्यूज के रूप में हिस्सा मिलेगा। लेकिन फुल सिस्टर का हिस्सा तभी मिलेगा, याद रखिएगा, फुल सिस्टर का हिस्सा तभी मिलेगा जब मृतक का ना तो चाइल्ड है, ना तो चाइल्ड ऑफ ए सन है, ना तो कोई मृतक का फादर है, ना ही ग्रैंडफादर है। ये 4 की अनुपस्थिति में ही फुल सिस्टर का हिस्सा मिलेगा। जैसे मान लीजिए मृतक मरता है, एक फुल सिस्टर और अपने एक सन को छोड़ के मरता है, तो फिर फुल सिस्टर को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। उसी तरह से कंस्यूइंग सिस्टर को भी हिस्सा वैसे ही मिलेगा जैसे फुल सिस्टर को मिलता है। यानी कंस्यूइंग सिस्टर को इन द एब्सेंस ऑफ चाइल्ड ऑफ ए सन, फादर और ग्रैंडफादर अगर अवेलेबल रहेंगे या फुल सिस्टर अवेलेबल रहेगी तो कंस्यूइंग सिस्टर को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा।
उसी से अट्रीन ब्रदर है, अट्रीन ब्रदर एक अट्रीन ब्रदर होगा तो उसका हिस्सा 1/6 भाग, एक से ज्यादा होगा 1/3 भाग, लेकिन तभी हिस्सा मिलेगा जब मृतक का ना तो चाइल्ड है, ना तो चाइल्ड ऑफ ए सन है, ना तो फादर है, ना तो ग्रैंडफादर है, तब ऐसी स्थिति में अट्रीन ब्रदर का हिस्सा बनता है और ठीक उसी तरह से अट्रीन सिस्टर का भी हिस्सा मिलेगा। तो ये एक ब्रीफ सिनारियो है तब जबकि कुरानिक लॉ में इनके शेयर को निर्धारित है, जितना शेयर कुरान में दिया गया है उतना ही शेयर मिलेगा, न तो ज्यादा मिलेगा न तो कम मिलेगा। अब आइए इलस्ट्रेशन के आधार पर हम इनके शेयर को समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए एक मुस्लिम महिला की मृत्यु होती है, मरने के बाद अपने हस्बैंड, अपने सन और अपने डॉटर को छोड़ के मरती है। अब आइए तीनों का हिस्सा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द शेयर ऑफ ऑल द 3 शेयर्स। हस्बैंड का हिस्सा होगा जो कि सन डॉटर दोनों अवेलेबल है, अतः 1/4 भाग इन द प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड ऑफ सन, हस्बैंड का हिस्सा होगा 1/4 भाग, यानी हस्बैंड का हिस्सा क्लियर हो गया। अब हस्बैंड 1/4 लेगा, अब 3/4 जो प्रॉपर्टी बचती है वो सन और डॉटर में डिवाइड होगी। यहाँ नियम यह है कि डॉटर को हिस्सा तब मिलेगा जब कोई सन न हो। अगर सन होगा तो डॉटर रेजिड्यूरियस के रूप में चली जाएगी, और मैंने बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि रेजिड्यूरियस के रूप में डॉटर का हिस्सा होगा सन का आधा, तो अतः 3/4 की प्रॉपर्टी में सन दुगना प्राप्त करेगा और डॉटर आधा प्राप्त करेगी। In brief, if you see the share of the all 3 persons, husband share will be the 1/4, son share will be the 1.5, and daughter share will be the 1/4। उसी तरह से दूसरा इलस्ट्रेशन लीजिए। एक मुस्लिम मेल मरता है, मरने के पीछे अपनी 2 विडो, 2 सन और 1 डॉटर छोड़ के मरता है। नाउ कम द शेयर ऑफ ऑल द शेयर्स। 2 विडो है, यानी कि अगर चाइल्ड है तो 1 विडो का हिस्सा होगा 1/8 भाग, 2 विडो है दोनों मिलाकर 1/8 भाग लेगी, यानी कि 1 विडो का हिस्सा होगा 1/16 भाग। अब आइए 1/8 भाग बटने के पश्चात प्रॉपर्टी 7/8 भाग बचती है। अब ये 7/8 भाग जो प्रॉपर्टी है वो 2 सन और 1 डॉटर में जाएगी। ऐसी स्थिति में एक सन का हिस्सा होगा 14/40 भाग, दूसरे सन का हिस्सा होगा 14/40 भाग, और सन की तुलना में डॉटर रेजिड्यूरियस के रूप में जो है वो आधा प्राप्त करेगी, यानी कि डॉटर का हिस्सा होगा 7/40 भाग। अब आइए तीसरे इलस्ट्रेशन को हम जल्दी से देख लेते हैं। तीसरे इलस्ट्रेशन में एक मान लीजिए मुस्लिम डेथ करता है, डेथ करने के बाद 5 लोगों को छोड़ के मरता है, अपने सन, अपने डॉटर, एक ब्रदर, एक विडो, एक फादर, यानी कि 5 को छोड़ के मरता है एक मुस्लिम। नाउ द कम टू द शेयर ऑफ ईच पर्सन्स। फादर की, जैसे यहाँ पर एक बात, यहाँ पर रूल ऑफ एक्सक्लूजन अप्लाई करेगा, मृतक का फादर भी है और मृतक का ब्रदर भी है। ऐसी स्थिति में फादर जो है प्रॉपर्टी पाएगा, ब्रदर को हिस्सा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्रदर जो है वो उसका ज्यादा नीरर है, फादर मृतक से ज्यादा नीरर है और ब्रदर थोड़ा दूर है, अतः फादर जो है वो ब्रदर को एक्सक्लूड कर देगा। फादर के रूप में उसे हिस्सा मिलेगा 1/6 भाग, जबकि विडो का हिस्सा होगा 1/8 भाग। अब दोनों के 1/6 और 1/8 भाग बटने के बाद जो रेजिड्यूज बटेगा वो जाएगा सन और डॉटर के पास। क्योंकि सन अवेलेबल है अतः डॉटर जो है वो रेजिड्यूज के रूप में चली जाएगी और रेजिड्यूज के रूप में सन का वो आधा प्राप्त करेगी। अतः फुल सिनारियो ये होगा, फादर को 1/6 भाग, विडो को 1/8 भाग, सन को 17/36 भाग और डॉटर को जो है मिलेगा वो है 17/72 भाग। इन सभी को प्रॉपर्टी बचने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी जो है वो बची रह जाती है और कभी कभी प्रॉपर्टी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में 2 डॉक्ट्रिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला डॉक्ट्रिन को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल और दूसरे डॉक्ट्रिन को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द। डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द का मतलब होता है डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न। डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी कुरानिक शेयर्स में बंटने के बाद अगर बचती है तो वो रेजिड्यूज के रूप में क्लास टोकन में चली जाती है, और अगर रेजिड्यूज के रूप में कोई नहीं रहता है
कोई रेजिड्यूज नहीं है, तो प्रॉपर्टी पुनः पुरानी शेयर्स के रूप में वापस आ जाती है और फिर उसी अनुपात में वो बढ़ती है। इसे हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न। जैसे कि इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हस्बैंड मरता है, अपने मरने के बाद अपनी मदर को, अपनी डॉटर को छोड़ के मरता है। मदर का हिस्सा होगा यहाँ पर 1/6 भाग, जबकि डॉटर का हिस्सा होगा 1/2 भाग। एक डॉटर है इसलिए 1/2 भाग, 1/6 प्लस 1/2 प्रॉपर्टी बंटने के बाद 2/3 प्रॉपर्टी एग्जॉस्ट हो जाती है, 1/3 प्रॉपर्टी बचती है। 1/3 भाग जो है वो रेजिड्यूज के रूप में जाएगी, क्योंकि मृतक का सिर्फ मदर और डॉटर ही है, कोई और एग्नेटिक हेयर्स नहीं है, अतः रेजिड्यूज में प्रॉपर्टी, रेजिड्यूज में कोई नहीं है, अतः प्रॉपर्टी पुनः पुरानी हेयर्स में आएगी और पुरानी हेयर्स में आने के बाद मदर और डॉटर को पुनः उसी अनुपात में प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन ये है कि अगर प्रॉपर्टी रिटर्न होके वापस आती है तो हस्बैंड और वाइफ को हिस्सा तभी मिलेगा जब कोई शेयरर्स नहीं है। अगर कोई शेयरर्स होगा, यानी कि 12 लोगों में से कोई भी एक अवेलेबल होगा, तो हस्बैंड और वाइफ को हिस्सा नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मृतक की, अगर कोई मुस्लिम महिला मरती है, मरने के बाद अपने हस्बैंड और अपने मदर को छोड़ के मरती है, हस्बैंड का हिस्सा होगा 1/2 भाग, क्योंकि संतान नहीं है कोई, अतः हस्बैंड का हिस्सा होगा 1/2 भाग, और मदर का हिस्सा होगा 1/3 भाग, क्योंकि संतान नहीं है। तो 1/2 और 2/3 भाग बंटने के बाद जब प्रॉपर्टी बचती है वो रेजिड्यूज में जाएगी। रेजिड्यूज में कोई नहीं है, हस्बैंड और मदर के अतिरिक्त कोई नहीं था, अतः प्रॉपर्टी पुनः वापस आएगी। जब पुनः वापस आएगी तो एक्सेप्शन के रूप में हस्बैंड को कुछ नहीं मिलेगा, सारी प्रॉपर्टी जो है वो मदर को चली जाएगी। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल और रद्द का सिद्धांत था। एक बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, कि ये जो पूरा का पूरा डॉक्ट्रिन है, अगर आप देखें तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर है। सभी को कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया गया है और ज़्यादातर रिलेटिव जो है इससे गवर्न होते हैं और ज़्यादातर रिलेटिव को इक्वल प्रोपोर्शन में प्रॉपर्टी मिलती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि गौरतलब है वो ये है कि आपको लग रहा होगा कि ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो है को पुरानी शेयर में बंटने के बाद बहुत ही कम प्रॉपर्टी रेजिड्यूज के रूप में बढ़ती है। लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि रेजिड्यूज के रूप में प्रॉपर्टी जो ज़्यादा बढ़ती है रादर देन पुरानी शेयर्स के। जैसे हम आपको देखें, 1 रुपये अगर आप लें तो जो 40 पैसे होंगे वो पुरानी शेयर के रूप में बटेंगे और जो 60 पैसे होंगे, मोटा मोटी अगर आप समझे तो 60 पैसे जो है वो रेजिड्यूज के रूप में लोगों को मिलते हैं। अतः रेजिड्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रादर देन पुरानी शेयर्स के। तो ये कंफ्यूजन में न रहिएगा कि पुरानी शेयर के रूप में शेयर्स में ज़्यादा प्रॉपर्टी बटेगी और रेजिड्यूज के रूप में जैसे नाम से लग रहा है कि कम प्रॉपर्टी बचेगी। नहीं, ऐसा नहीं। वी आर गोइंग टू सम अप होल डिस्कशन बाय सेइंग दैट कि मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आप अब तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसमें एक चीज़ पाया था कि पुरानी शेयर के रूप में 12 लोगों को मान्यता दी गई थी, जिसमें कि 8 महिलाएं थीं, 4 पुरुष थे। सारी महिलाओं को उसका पोर्शन जो है पुरानी शेयर के रूप में निर्धारित कर दिया गया था, जबकि दूसरी तरफ रेजिड्यूज के रूप में एग्नेटिक हेयर्स को भी मान्यता दी गई थी और उसके भी शेयर को जो है वो ज़्यादातर देने का भी प्रयास किया गया था। यानी कि फीमेल और मेल दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया था और यही सामंजस्य 1956 में हमें देखने को मिलता है जब हिंदू सेशन एक्ट पारित हुआ था। वहाँ भी 12 लोगों को हेयर्स के रूप में मान्यता दी गई थी, जिसमें कि 8 फीमेल थी। लेकिन यहाँ पर आश्चर्य जाने वाली बात यह है कि कुरानिक लॉ जो है वो हजारों हजार साल पहले इस धरती पर आया था, जबकि हिंदू सेशन एक्ट 1956 में आया था। इन शब्दों के साथ हम पूरे डिस्कशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू।